इतनी ज़्यादा जल्दीबाजी क्यों थी इलेक्शन फाइट करने के 243 सीटों पे? आप पूरे बिहार में जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, हाँ, लोगों को समझाते हैं, हाँ। इतनी जल्दी क्या थी? जल्दी नहीं है ना। आपकी पूरी भारत के हमारी पार्टी को छोड़ दीजिए, भारत के बिहार के कोई भी राजनीतिक पार्टी जो चुनाव से 6 महीने ही पहले तैयारी करती है और वो 2 महीने के अंदर में सारे काम करते हैं। ये 6 महीने 8 महीने जो पार्टी की उत्पत्ति हुई है वो तैयारी पहले से थी। ये जो 7-8 महीना था चुनाव से मार्च से नवंबर की दूरी, वो पर्याप्त थी आप तक पहुंचने का। हमारी पार्टी मानती है कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतनी फास्ट है कि धरती हिलती है, आपको नीचे भी नहीं जाने की जरूरत है, आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है। यानी संचार हम इतने तेजी से कर सकते हैं कि एक सोशल मीडिया के माध्यम से हम जन जन तक पहुंच गए हैं। और हम दावा से और गर्व से कहते हैं कि मार्च में जिसमें 5 सदस्य, 7 सदस्य या 8 सदस्य थे, आज हमारे लाखों सदस्य हो गए जो सक्रिय हैं। सदस्य होना और मतदान करना दोनों दो बात हमको पता है कि 80 लाख बीजेपी के सदस्य होंगे, लेकिन 80 लाख वोट आते हैं क्या? नहीं आते हैं, ये मुझे पता है। लेकिन मेरी सदस्यता की जो प्रक्रिया है, हमारे यहाँ ऑनलाइन भरे जाते हैं, उसमें उतने फील्ड को आप भरेंगे तभी वो सबमिट होगा। और 10 रुपये चार्जेज भी थे, लॉकडाउन में हम लोगों ने उसको बंद कर दिया। जो उतनी फॉर्म भरेगा और उतना जो सबमिट करेगा माथापच्ची करके, वो मेरा सदस्य और आइडियोलॉजी जानेगा और स्वीकार करेगा, वही बनेगा। आप जितने सारे एजेंडे बताए हैं जी, उस सारे एजेंडों को पूरा करने के लिए अर्थ की जरूरत पड़ेगी। हाँ बिल्कुल पड़ेगी। कहाँ से लाएंगे आप? अर्थ रेवेन्यू आपके राज्य में है। और दूसरी बात, कोई भी प्रोजेक्ट जो होते हैं सरकार के, वो बिहार के स्टेट के रेवेन्यू से नहीं होते हैं। वर्ल्ड बैंक फंडिंग करती है, जायका फंडिंग करती है, एडीबी की। शराबबंदी पर क्या करना चाहिए? शराबबंदी खोलेंगे या आपकी अगर सरकार आई, हाँ एकदम शराबबंदी खोलेंगे कि हम बिल्कुल शराबबंदी नहीं, कोई भी चीज के बैन के आधार हैं, मतलब विरोधी हैं। शराबबंदी हुआ क्या? अगर शराबबंदी किताबों में है तो कोई मतलब नहीं है। हमारी पार्टी का एकदम स्पष्ट एजेंडा है कि हमारी पार्टी आएगी सरकार में और शराब को हम लीगली तरीके से चालू करेंगे। इलीगल कहीं नहीं होगा बिक्री, न पीने वालों के ऊपर पूरी नियंत्रण रखा जाएगा प्रशासन के द्वारा। और शराब के अगेंस्ट में बंदी के जगह पे हम लोगों को एजुकेट इतना कर दें कि शराब से लोग उतनी ही दूरी बनाए जितनी कि शराब को बनाई जानी चाहिए थी। यानी हम शराबबंदी के हम सपोर्ट में नहीं हैं। रेवेन्यू को जो रोक करके सरकार राज्य के विकास के रेवेन्यू को विकास को रोका गया, इससे हमारी पार्टी बिल्कुल सफल। यदि आपकी सरकार बिहार में नहीं आई तो आप क्या करेंगे? हमारी सरकार निश्चित आएगी। 243 पे लड़ रहे हैं और हम तो कोशिश हमारी यही है कि हम उनको एक सीट के लिए भी हम लोग प्रॉब्लम करें कि उनको 1 सीट आए बागी पार्टियों। लेकिन पूरे बिहार में जनाधार ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। महसूस इसलिए नहीं हो रहा है कि परंपरागत तरीके से लोग जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स देखते आए हैं, उस कुर्ता पैजामा, वही होर्डिंग, वही फोटो, वही टीवी पे मतलब बकवास 5 नेता का और अखबार, ये पार्टी इससे नैरेटिव से बिल्कुल अलग है। मानती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या अखबार हैं, वो सब उसी के होते हैं जिनकी सरकार है। अजीत जी, आप निजी रूप से अपने भारत के संविधान में कितना निष्ठा और आस्था रखते हैं? हम तो व्यक्तिगत रूप से और हमारी पार्टी भी भारतीय संविधान को सलाम करती है। 1000% हम उसमें निष्ठा करते हैं। कोई भी गैर संवैधानिक बात हो उसके हमारी पार्टी और मैं व्यक्तिगत रूप से विरोध करता हूँ। पूरे हिंदुस्तान भर में संविधान और लोकतंत्र दोनों को रौंदा जा रहा है, ऐसा आप महसूस करते हैं? इसीलिए हम लोग की उत्पत्ति जो हुई है ये बिहार लेवल की नहीं है, ये बिहार की नहीं, पूरे भारतीय राजनीति के प्रक्रिया को चेंज करने की, वो सोच को चेंज करने की है कि राजनीति मतलब बाहुबली, वो कुर्ता पैजामा टाइप लोग नहीं जो आएंगे बोलेंगे हाथ जोड़ करके और फिर 5 साल दिखेंगे नहीं, 5 साल आपको सभी लोगों से हाथ जोड़वाते हैं। उसकी आवश्यकता नहीं है। उसकी नैरेटिव यही होगा कि राजनीति वो करेंगे जिनको राजनीतिक ज्ञान हो, जिनको पता है शासन चलाने की। अगर हमको 10th पास करना होता है तो 10th फेल से तो ट्यूशन नहीं लेते हैं, हम 10th पास से ही ट्यूशन लेते हैं। अगर कोई 10वीं पास 8वीं पास कोई दावा करता है कि हम आपको बिहार के राज्य को शिक्षित कर देंगे या हम रोजगार दे देंगे, ये तो बकवास है। उन लोग को समय भी मिला है,
वो लोग दक्ष नहीं, उनको पता ही नहीं कि पॉलिटिकल साइंस के कौन से किताब में क्या लिखा है, वो बिहार की राजनीति को बदलेंगे। इसलिए कुशल लोगों के हाथ में राजनीति हो, जगह हो, भागीदारी हो, तो निश्चित रूप से इसकी असर ज़मीन पे दिखेगा। अचानक बिहार के लोग बहुत डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि परंपरागत रूप से हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिनको मुझे जनाना था, हमारी पार्टी को बताना था, वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। तो ये प्लुरल्स पार्टी जो है आपकी जी, ये प्लुरल्स पार्टी आम पब्लिक को इतने जागरूक करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? हम जस्ट लेट मी क्लियर जी कि पब्लिक को इतनी जागरूक करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है कि अपने अधिकारों की रक्षा वो खुद कर सके। बिल्कुल आज एक एक व्यक्ति जो है, एक एक व्यक्ति ब्यूरोक्रेसी से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। सारे के सारे लोग जो है अपने आप को मानव ही नहीं समझते हैं। इस तरह का कंडक्ट और बिहेव किया जा रहा है ब्यूरोक्रेसी द्वारा। एकदम सही बात है। और प्लूरल्स के उत्पत्ति के पीछे जो पृष्ठभूमि है वो यही है। जो हमारे महासचिव हैं, ये सबको पता है पूरे बिहार को कि ये मुख्यमंत्री के विशेष सचिव थे और हमारे पटना नगर निगम के नगर आयुक्त भी थे। मैं भी पटना नगर निगम में कंसल्टेंट के ही रूप में था, लेकिन मैं इंफ्रास्ट्रक्चर हेड था। मुझे और हमारे सर को लगा कि ये तंत्र में, ब्यूरोक्रेसी में कुछ किया ही नहीं जा सकता है। इतने रोड़े हैं, ये विभाग उसको रोकेगा, आप रोड बनाने जाएंगे तो वन विभाग रोकेगा कि मेरा पेड़ मत काटिए, पेड़ लगाने जाएंगे तो फिर वो म्यूनसिपैलिटी बोलेगा। रोड कुछ हम बनाने जाते हैं शहर में। अब बड़ी विचित्र बात है, बहुत कई बातें हैं कि अब जब नगर निगम की क्षेत्र है वहाँ पे रोड जो है उसकी भी क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, ये पीडब्ल्यूडी में है, ये पीडब्ल्यूडी में नहीं है। ऐसा नहीं होनी चाहिए। पटना नगर निगम है या कोई नगर निगम हो, नॉट पटना, उसकी सारी के सारी रोड की या नहीं सारी प्रॉपर्टी का ओनर नगर निगम होता है। ये सारी तमाम विसंगतियाँ और ब्यूरोक्रेसी इस राज्य को नहीं, पूरे देश को खराब कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि उनके जो मंत्री होते हैं, नेता होते हैं, उनको उतना आईक्यू होता नहीं कि उनके ऊपर मॉनिटर कर पाएँ। ब्यूरोक्रेसी ही उनको, मंत्री को मॉनिटर करने लगते हैं। हमारे पार्टी में इसीलिए योग्य लोग उम्मीदवार उतर रहे हैं, हम लोग उनको उम्मीदवारी दे रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी आईएएस करने से काम नहीं चलेगा। हमारे पार्टी जो मंत्री हैं वो भी ज्ञानी हैं, उनको आप प्रोजेक्ट के विषय में और योजनाओं के विषय में ज्ञान मत दीजिए, उनको वो ज़्यादा दक्ष है। आज़ादी के बाद से ही जितने सारे प्रत्याशी हैं, एमपी हो या एमएलए हो, सारे के सारे लोग ये नहीं कहते हैं कि मैं डकैत हूँ, मैं बलात्कारी हूँ, मुझे वोट दो, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मुझे वोट दो। जी, आपकी भी पार्टी ऐसे ही कहती है, लेकिन फिर होता वही है, क्यों? बिल्कुल, आपके प्रश्न हमें अभी पूरी हम मैडम 38 डिस्ट्रिक्ट भ्रमण की है विधानसभा लेवल पे, मैं भी 25 डिस्ट्रिक्ट घुमा हूँ। ये प्रश्न प्रायः आते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि सर 9वीं पास या 10वीं पास को आपने वोट दिया, तो वो चुनाव परिणाम के बाद वो मंत्री या विधायक बने, तो इतने दिन में वो पीएचडी कर जाएंगे क्या? मुझे इसका सवाल का जवाब दीजिए। कर जाएंगे? नहीं करेंगे। अगर पीएचडी के या स्पेशलिस्ट या एक्सपर्टीज को, इंजीनियर को अगर आप वोट देते हैं, चुनते हैं, तो विधायक वो भी होगा, मंत्री वो भी होगा। मंत्रालय मंत्री बनने के बाद क्या वो 7वां पास हो जाएगा? वो 7th पास वो नहीं होगा, 8वीं पास नहीं होगा, वो इंजीनियर ही रहेगा, वो डॉक्टर ही रहेगा, वो मैनेजमेंट का ही रहेगा। उसके हिसाब से आप उसके ऊपर बिलीव करते हैं। आपको ड्राइवर रखना रहता है तो आप ड्राइवर के रखते हैं ना, कि मास्टर को तो रखते नहीं है। अब आप यहाँ राजनीति पूरी सत्ता उसको आप सौंप दिए हैं जिनके पास सत्ता और शासन की चलाने की और नीति की कोई जानकारी ही नहीं है। बेसिक यही तो उद्देश्य है। क्या यह उचित नहीं होता कि संवैधानिक रूप से हमारी बिहार की जनता, पूरे देश की बात अभी नहीं करूंगा क्योंकि मैं बिहार की बात कर रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल, संवैधानिक रूप से मैं अपने बिहार की जनता को इतना दक्ष बना लूं, इतना दक्ष बना लूं कि वो खुद फाइट कर सके। इसके विषय में आप क्या सोच रहे हैं? इसी के लिए अगर दक्ष कैसे बनाएंगे? बनाना बहुत काल्पनिक बात तो अच्छा लगता है कहने में, ये काल्पनिक नहीं है। नहीं, कैसे बनाना चाहिए, कैसे बनाएंगे? मौलिक बात है कि हमारे देश में संविधान जो है, बिलो द कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारे जितने सारे एक्ट्स हैं, यू नो बेटर कि 25,000 आपके देश में एक्ट लागू हैं। बिलो द कॉन्स्टिट्यूशन, ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है। लेकिन हमारे सारे एक्ट जो हैं उसको बार बार जो डिमोलिश जो किया जा रहा है ड्यू टू पब्लिक अवेयरनेस। सर, पब्लिक अवेयरनेस नहीं जी, है। एकदम आपकी प्रश्न से और आपके जो आर्गुमेंट है उससे हम
100% हम सहमत हैं। इस सब का जड़ जो है और शासन में अशिक्षित लोगों का एंट्री। जब तक शासन में शिक्षित लोग नहीं आएंगे तब तक ये अनियमितता और किसी को अधिकार और किसी को जब तक शिक्षा नहीं रहेगा तो उसको अधिकार पता कैसे रहेगा। मैं नगर विकास में रहा हूँ, गांव-गांव में गया हूँ कई योजनाओं को लेकर के, वहाँ उनको पता ही नहीं कि ये योजना हमारे घर बनाने के लिए भी सरकार के पास है। ये अवेयरनेस मुझे देना पड़ा है, 500-500 लोगों को मैंने चेक दिया है, चूँकि मैं तो दे दिया लेकिन बाकी लोग तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनको पता भी नहीं है। इसके लिए शिक्षित जब तक ब्यूरोक्रेट के साथ साथ शिक्षित आपके प्रतिनिधि नहीं होंगे, आपके लोकतंत्र में जब पढ़े लिखे लोग लाल बहादुर शास्त्री और पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे नहीं लोग रहेंगे तब तक वो आप संभव नहीं है। जी, मैं निजी रूप से आपसे इस बात से सहमत नहीं हूँ कि प्रतिनिधि पढ़ा लिखा हो। क्यों नहीं? पब्लिक ज्यादा समझदार हो ये ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आज समझदार लोग जितने हमारे कानूनी अधिकारों को वायलेंस जो कर रहा है, हिंसा जो कर रहा है, वो पढ़े लिखे लोग ही कर रहे हैं। अशिक्षित लोग जो है, पढ़े लिखे लोगों की प्रतिनिधित्व की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि जब तक शासन में एजुकेशन नहीं शामिल होगा तब तक पेनिट्रेशन नहीं होगा जमीन तक। हम जब तक पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तब तक हम नहीं चाहेंगे कि हमारे भी जनरेशन पढ़े लिखे हों। तो पढ़े लिखे जब तक नहीं रहेंगे और जो पढ़ लिया उसको अधिकार प्राप्त हो जाएगा, उसको पता है। लेकिन पढ़े लिखे लोग जो है वो क्राइम भी करते हैं और उससे बचने का रास्ता भी जानते हैं। एक बात इसलिए पढ़े लिखे लोग बेटर ही करेंगे ऐसा मैं नहीं मानता। हम मोबाइल सर यूज करते हैं, इसमें एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, हम इसके सहारे पूरे स्टेट को हम मॉनिटर भी कर रहे हैं। इसके सारे योजनाएं भी या कॉन्स्पिरेसी भी किया जा सकता है, आपकी रिकॉर्डिंग की जा सकती है। तो आप उसके अगर दुष्परिणाम और साइड इफेक्ट को ही अगर हाईलाइट करके देखेंगे तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज हमको बता दें जिनकी नकारात्मक विषय तो मैं कह रहा हूँ कि अगर पढ़े लिखे अगर हमारे प्रतिनिधि आते हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे लोग, इस बात की कोई गारंटी तो है नहीं कि वो जो है वो डिमोलिश नहीं करेगा हमारे सिस्टम को। मैं उसके डिमोलिश करने को मैं मॉनिटर कैसे करूंगा, अनुसरण उसका कैसे करूंगा? हमारी बात कहना है कि अगर आपने बिना पढ़े लिखे ऐसे ही लोगों का तो शासन देख लिया जी, देख लिया ना, अभी पढ़े लिखों का भी तो एक बार शासन देखिए कि पढ़ा लिखा है लोग क्या करता है। ये आप परसेप्शन से कल्पना से करेंगे कि वो बिगड़ जाएगा। वही मैंने बोला कि पीएचडी जो उम्मीदवार होगा वो इलेक्शन के बाद वो 7वां फेल नहीं होगा, और जो 7वां फेल है वो उम्मीदवारी के बाद और जीतने के बाद वो पीएचडी नहीं होगा। उसी तरह सत्य है ये। चलिए एक छोटी सी और प्रश्न, हाथरस के संदर्भ में कुछ अपना विचार दें। हाथरस में जो बच्चे के साथ जो घटनाएं जो घटी, देखिए हमारा अपना बिल्कुल स्टैंड है कि पहले तो इस तरीके का बलात्कार हत्या जो घटनाएं घट रही है उस सरकार की विफलता होती है, हुई है, जिसकी भी सरकार हो वो प्रशासन पे प्रश्न उठेगा। और ये समाज की एक बहुत कुकृत मानसिकता का एक बहुत बड़ा मतलब उदाहरण, और ये फिर से एक बहुत बड़ा उदाहरण के रूप में आया है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और हम सिर्फ ये नहीं बाकी पॉलिटिकल पार्टी लोगों के जैसा कहेंगे कि उनकी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसकी फिर पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाए कि ऐसे दोबारा नहीं हो। ये हम करेक्टिव एक्शन हमारे हमेशा भारतीय मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में होता रहा है। आप रहते तो करेक्टिव एक्शन कैसे लेते? हाँ बिल्कुल लेते। कैसे? हम कैसे लेते, ये किसी भी राज्य को ठीक करने के लिए प्रशासन के इतने बिंदु हैं कि जिसके लिए हम अलग से एक आपको इंटरव्यू दे सकते हैं। छोटा सा हमारी सबका जड़ हम शिक्षक के लड़के हैं। हमारे पिताजी शिक्षक थे, अभी नहीं रहे, बिहार जानता है, सब लोग जानता है, अच्छे शिक्षक थे, बड़े महान थे। उनका यही कहना था कि दुनिया में अगर कुछ कमाया जाना चाहिए तो शिक्षा, और शिक्षा जहाँ है वहाँ दुनिया की सारी विकृति को दूर किया जा सकता है। यानी एजुकेशन जहाँ भी रहेगा, जिस भी राज्य में, जिस भी संस्थान में, ऑर्गेनाइजेशन में, वो फले फूलेगा। और उससे कम से कम देखिए, इसकी आपकी जो कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं पढ़े लिखे कर सकते हैं, बिल्कुल एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। पढ़ा लिखा भी क्राइम करता है, बट इसकी संभावनाएं कितनी प्रतिशत होती है? अभी जो हाथरस की जो घटना जो है, एक छोटा सा उदाहरण में देखें। हाथरस की जो घटना हुई है जी, तो 1 से 1:30 बजे 2 बजे के बीच में उस डेड बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया जी विथ पेट्रोल जी। ठीक है। ये जैसे कि आप यदि कोई क्राइम करते हैं जी
और आप साक्ष्य को मिटाते हैं तो आपके ऊपर जो है क्रिमिनल एक्शन किए जाते हैं। बिल्कुल होता ये है। पुलिस के द्वारा किया गया है, जिसको साक्ष्य को छुपाना माना जाएगा। जी, आपने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जी। साक्ष्य को आपने छुपाया। ये पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोगों में अंतर होता पढ़े है कि कैसे लिखे लोग का इंटरप्रिटेशन एकेडमिक एजुकेशन से नहीं है। एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल में दोनों में फर्क है। जी बिल्कुल, ठीक है, मैं वही कहना चाह रहा हूँ बार बार से। वाह, आपका अगर उधर नजर है जी। तो जो एकेडमिक पीएचडी है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो एक मानक, तो कोई प्रमाण पत्र चाहिए ना कि आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे और बौद्धिक विकास के लोग जो हैं, जब तक पढ़े लिखे के साथ साथ बौद्धिक विकास नहीं होगा, शैक्षणिक विकास पर्याप्त नहीं है कि किसी भी प्रशासन या किसी भी सामाजिक जो क्राइम हो रहा है, अपराध है, उसको रोक पाएगा। और सबका जड़ होता है बौद्धिक ज्ञान ही, और उसका एक पैरामीटर हमारे यहाँ नापने का तरीका है एजुकेशन। कुल मिला के नोटसेल में आप ये कहना चाहते हैं कि ह्यूमन अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमन अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं रहेगा, जब तक लोग सेंसस नहीं रहेंगे, जागरूक नहीं रहेंगे, पता नहीं रहेगा। हर व्यक्ति, मैं भी विदेश में रहा हूँ, तो अचानक मुझे लगा सैटरडे ऑफ, संडे ऑफ रहता है, तो मैं टहलने निकल गया इंडियन मेटर्निटी से। तो मैं देखा कि स्ट्रीट पे सब ऐसे ही मास्क लगा के स्वीपिंग कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है। तो मेरा एक वहीं का भूटनीज मित्र था, तो मैं पूछा कि ये लोग कौन कौन से हैं, तो बोले कि यहाँ के सारे लोग हैं। तो कोई क्लास? बोले कोई क्लास नहीं, किसी का क्लास ही नहीं होता। क्लास क्या है? कोई क्लास नहीं है। तो क्या बात कर रहा है? बोला कि देखिए वो जो तीसरा आदमी है वो यहाँ का प्रधानमंत्री है। ठीक है, जिस कंट्री में, जिस देश में, जिस राज्य में अगर राजा या शासक अगर जमीन तक वो नहीं पहुंचता है, तब तक उस राज्य की कभी भी विकास नहीं हो सकता है, और कभी भी वहाँ पे अपराध मुक्त नहीं हो सकता है। और ये भी उसे साथ में बता दूं कि वो भूटान में, उस पूरे भूटान के कंट्री में एक भी मर्डर का केस दर्ज नहीं है। उसी का एक एग्जाम्पल है। सारे लोग आपके समाज निर्माण में, देश निर्माण में, राज्य निर्माण में सबकी सहभागिता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम लोगों ने मान रखा है कि विकास करना तो नेता का काम है। अगर ये मानते तो मैं रिजाइन दे करके ये काम पे नहीं आता। हमारे देश में जो क्राइम जो घट नहीं रहा है, मतलब यही होता है कि हम क्राइम के प्रति सेंसिटिव नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, क्रिमिनल्स के प्रति सेंसिटिव है। यस, क्रिमिनल को रोका नहीं जा सकता है। देखिए, ये तो जो चीज़ें होती है वो विकृत मानसिकता का भी एक होता है। जो बलात्कार होते हैं, ऐसे मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से, वो मानसिक विकृति है, साइकेट्री है, साइकोलॉजी है। उसके लिए एक जब तक सेंससनेस और उसके विषय में अवेयरनेस नहीं दिया जाएगा लोगों को, तब तक वो अपराध नहीं रुकेगा। तो मतलब ये है कि इसको विकृति भी पूरी तरह से हम नहीं मान सकते हैं। नहीं है, पूरी तरह से विकृति नहीं। कारण क्या है, मैं इसका कारण भी दे रहा हूँ। जैसे कि आप हैं जी, एक बिहार के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं प्लूरल्स पार्टी के। आप यदि कोई क्राइम करते हैं तो आपने क्राइम नहीं किया है, ऐसे लोग कहने वाले सैकड़ों आ जाएंगे। लेकिन एक मामूली रिक्शा वाला कुछ भी नहीं करता है, अगर उस पर चार्ज फ्रेम हो जाता है तो सारे के सारे लोग उस पर आ जाते हैं। ये तो सीधे प्रशासन पे प्रश्न है कि प्रशासन सही लोगों को चिन्हित क्यों नहीं कर पाती है। यानी फिर से प्रश्न चिन्ह हो जाता है हमारे प्रशासन और शासन का। यानी घूम फिर के जब तक शासन नहीं रहेगा सही, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। और सबको ठीक करने के लिए शासन ही चाहिए। इसलिए हमारी पार्टी पहले एजुकेशन, और आज जो हमारा एजेंडा है रोजगार, युवाओं को रोजगार चाहिए। रोजगार के अलावा कोई बकवास नहीं चाहिए, बेकार की बात नहीं, सिर्फ रोजगार की बात। चलिए अजीत जी, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, और न्यूज़ स्पीकर की ओर से आपको शुभकामना, आपके पार्टी को शुभकामना। आप लोग जीतें, पूरे बिहार में जीतें और एक नई व्यवस्था कायम करें, ये मेरी शुभकामना है। आप